न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और आज की बड़ी खबरें न्यूज नाइट में। युवाओं के सशक्तिकरण की नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए लॉन्च की 62,000 करोड़ रुपए की पहले भारत के युवाओं को जोड़ने की बड़ी योजना पीएम सेतु के जरिए दिखाएंगे ये हम पूरी खबर विस्तार से। वहीं बस्तर से गृह मंत्री अमित शाह का सख्त संदेश, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का अंत तय है। और आपको दिखाएंगे खबर 26/11 हमले पर पी चिदंबरम और मनीष तिवारी के बयान से फिर बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया है जबरदस्त प्रहार। यह खबर आपको हम विस्तार से दिखाएंगे और विशेष मेहमानों के साथ इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। देश दुनिया की सभी बड़ी और ताजा तरीन खबरें होंगी विस्तार से। बात अर्थ जगत की भी होगी, क्रिकेट की भी बात करेंगे, लेकिन न्यूज नाइट में सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने किया 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण। कहा, भारत के युवाओं को विश्व की कौशल मांगों से जोड़ेगी पीएम सेतु योजना। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बन रहा कौशल विश्वविद्यालय बनेगा उनके विचारों को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम। अगले साल मार्च तक देश से नक्सलवाद की विदाई तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से किया आह्वान। कहा, या तो नक्सली आत्मसमर्पण करें या चुने बेहतर जीवन का रास्ता, या फिर कड़े जवाब के लिए रहे तैयार। छब्बीस 11 मुंबई हमले पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बाद मनीष तिवारी के बयान ने बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत। भाजपा का तीखा हमला। कहा, विदेशी ताकतों की कठपुतली बन गई थी यूपीए सरकार। मोदी सरकार में सेनाओं को खुली छूट। ऑपरेशन सिंदूर से दिया दुश्मनों को कड़ा जवाब। अमेरिकी शांति समझौते का हमास ने किया सशर्त समर्थन। कैदियों की अदला बदली और बंधकों की रिहाई के लिए गाजा प्रशासन में भूमिका की मांग। और भारत ने जीता अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच। वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया। 2 मैच की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। तो सबसे पहले बात पीएम सेतु की। भारत को ज्ञान और कौशल का देश कहा जाता है। भारत के युवाओं की इसी प्रतिभा, मेधा और कौशल को टैप करने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं लगातार सामने आती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया। उन्होंने युवाओं को कौशल प्रदान करने की एक ऐतिहासिक पहल के तहत 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का शुभारंभ किया। युवाओं को केंद्र में रखकर 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों की शुरुआत ने राष्ट्र निर्माण में कौशल की भूमिका को रेखांकित किया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के जरिए प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन पीएम सेतु का शुभारंभ दुनिया की कौशल आवश्यकताओं को भारत के साथ जोड़ने वाला साबित होगा।
देश भर में हमारे 1000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। भारत को ज्ञान और कौशल का देश कहा जाता है। यही बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करीब 170 ट्रेड्स में नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस साल 10 लाख से ज्यादा छात्र ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से 45 से ज्यादा सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेहतरीन संस्थान तो हैं ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप भी हैं। थ्रू दिस कोर्स जो मैंने किया है पर्सनली कोपा, इस कोर्स के थ्रू हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, लाइक जूनियर असिस्टेंट, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है और प्राइवेट जॉब्स भी होती है। पीएम सेतु स्कीम तो बहुत ही एक आवश्यक स्कीम है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पीएम सेतु इसी पर ज़्यादा फोकस करता है। ये पल मेरे लिए एकदम सपने जैसा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकती थी, और मुझे और मेरे घर वालों को, मेरे टीचर्स को, मेरे गांव वालों को, सबको मुझ पे बहुत गर्व हुआ है। मैं सपने में सोच नहीं था कि इस सर्टिफिकेट आईटीआई पढ़ने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये सर्टिफिकेट मुझे ऑल इंडिया टॉपर का प्राप्त हो गया। गौरतलब है कि साल 2014 तक देश में 10,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बने थे, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नए संस्थान बनाए गए हैं। आज और 10 साल बाद उद्योगों को किस तरह के कौशल की जरूरत होगी, इसके लिए आईटीआई नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। की नवीनीकृत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इससे 2 वर्षों के लिए 5 लाख स्नातकों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलना सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी और बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने इसके उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए राज्य के निवासियों से जननायक के नाम की चोरी किए जाने को लेकर जनता को आगाह भी किया। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है।
आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ा। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अपनों के बयानों ने बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत। ब्रेक के बाद देखिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और छत्तीसगढ़ के बस्तर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होगा। शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होकर शाह ने विकास और स्वदेशी के मंत्र पर भी जोर दिया। अमित शाह बोले कि स्वदेशी का संकल्प ही भारत को विश्व की सर्वोच्च आर्थिक शक्ति बना सकता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है कि अगले साल मार्च के अंत तक देश से नक्सलवाद की विदाई हो जाएगी। 2 दिन की छत्तीसगढ़ यात्रा पर पहुंचे अमित शाह ने सबसे पहले बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर में देवी की पूजा अर्चना की। उसके बाद जगदलपुर के लालबाग मैदान में बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई कैबिनेट मंत्री भी साथ रहे। इस मौके पर अमित शाह ने जनसभा को संबोधित भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं। गृह मंत्री ने एक बार फिर से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रास्ता भटक चुके युवाओं और अपने साथियों से अपील करती है कि वो लोग नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें। मैं आप सभी को अपील करने की भी आया, नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं वो आप ही के गांव के, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाने के मंत्र को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का संकल्प भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बना सकता है। साथ ही जीएसटी सुधार की भी तारीफ की। मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर में संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा। अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी ने जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम। गृह मंत्री ने अपने इस दौरे में स्पष्ट संदेश दिया कि या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर बेहतर जीवन का रास्ता चुन लें या फिर सशस्त्र बल सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के कड़े जवाब के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गोवा पहुंचे। उन्होंने गोवा सरकार की माझे घर योजना का और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। माझे घर एक व्यापक योजना है जिसमें सरकारी और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित घरों के नियमितीकरण समेत विभिन्न पहलें शामिल हैं। माझे घर योजना गोवा सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो लोगों को न सिर्फ कानूनी अधिकार देती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। इसके अलावा अमित शाह ने गोवा डेंटल कॉलेज की नई इमारत, पणजी के डीबी ग्राउंड में स्मार्ट सिटी स्टेडियम और उत्तरी और दक्षिणी गोवा में ई विटनेस रूम समेत कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। और कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा को सम्मानित किया। इन दोनों महिला अधिकारियों ने ऐतिहासिक समुद्री उपलब्धि हासिल की है। नौसेना के नाविका सागर परिक्रमा मिशन में भाग लेकर इन्होंने 50,000 किलोमीटर से अधिक की समुद्री यात्रा तय की है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि गोवा की सरकार कितनी संवेदनशील है कि माझे घर योजना इस बात का जीता जागता प्रमाण है। माझे घर योजना ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, वो एक कुशल प्रशासक का परिचायक, वो एक संवेदनशील सरकार की परिचायक है और वो मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रिफॉर्म्स के लिए
बहुत बारीकी से मेहनत करती हैं, उसका परिचायक। कई प्रकार के कानूनी चुंगाल में फंसे हुए, लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना, और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है। और अमित शाह ने कहा कि विकसित गोवा की दिशा में 2452 करोड़ रुपए की 21 योजनाएं गोवा के विकास में बड़ी छलांग लगाने का काम करेंगी। 2452 करोड़ की 21 योजनाएं, ये बहुत बड़ी गोवा के विकास में एक छलांग है। एनबीसीसी से जुड़ी 7 योजनाएं, 1097 करोड़, पर्यटन विभाग से जुड़ी हुई 4 योजनाएं 472 करोड़, पुलिस आवास से जुड़ी हुई 2 योजनाएं 33 करोड़, विद्युत विभाग से जुड़ी हुई 2 योजनाएं 57 करोड़, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई 4 योजनाएं 752 करोड़, और स्मार्ट सिटी और गोवा डेंटल कॉलेज की 2 परियोजनाएं 41 करोड़ के उससे आगे बढ़ रही है। ये सारे विकास के काम विकसित गोवा के दिशा में जा रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस वर्ष देशवासियों की दिवाली बेहद शुभ होने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन ही मोदी जी ने 395 चीजों पर जीएसटी को 1/3 से ज्यादा कम कर देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। खाने पीने की सभी चीजें 0 टैक्स पर ले आए, और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें भी 5% टैक्स तक लेकर आए हैं। मित्रों, आजादी से अब तक सेल्स टैक्स पर, जीएसटी पर इतनी बड़ी कटौती करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसी के कारण दीपावली पूरे भारतवासियों की शुभ जाने वाली है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अपनों के बयानों ने बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930, या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या माँ, हर बार बाजार से आते ही बिल का टोटल जोड़ने बैठ जाती हो? बेटा, इस बार खर्चे नहीं बचत जोड़ रही हूँ। इस जीएसटी बचत उत्सव में दूध, घी, पनीर, बादाम, पिस्ता सब हुआ है सस्ता। इसीलिए आज तेरा फेवरेट शाही पनीर बनाऊंगी। मतलब दिवाली से पहली दिवाली? हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का 26/11 के मुंबई हमले पर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए सियासी संकट बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के विदेश में दिए गए वक्तव्यों ने विवाद को और गहरा कर दिया है। और उसके ऊपर से मनीष तिवारी ने कहा है कि भाई इन बयानों को भी देखा जाना चाहिए, इनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। और ऐसे में भाजपा ने दोनों नेताओं को घेरते हुए कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। सवाल अब यही है कि क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयानों से खुद के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही है, या कांग्रेस की असल रणनीति उनके पुराने नेता अब एक एक कर जनता के सामने ला रहे हैं, कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयानों से मचा बवाल। चिदंबरम के दावों ने खड़े किए कांग्रेस पर सवाल। कहा मुंबई हमले में यूपीए सरकार पर था विदेशी दबाव। राहुल गांधी के विदेश विरोधी बयान पर भी भाजपा सख्त। अब कोलंबिया में दिया भारत विरोधी वक्तव्य। भाजपा के कांग्रेस से तीखे सवाल। क्या विदेश के रिमोट कंट्रोल से चलती थी यूपीए सरकार? 26/11 मुंबई हमले पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के हालिया बयान से पहले ही कांग्रेस निशाने पर है और अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी है। मनीष तिवारी ने कहा है कि पी चिदंबरम के बयान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मनीष तिवारी ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री के रूप में चिदंबरम एक अहम भूमिका में थे, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा ने कहा कि पाकिस्तान पर कार्रवाई से बचना और आतंकवाद पर नरमी दिखाना कांग्रेस की आदत है। भाजपा ने कहा कि जब देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है और सेना से सबूत मांगती है। भाजपा ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार विदेशी ताकतों के सामने कठपुतली बन गई थी। भाजपा ने पाकिस्तान पर कार्रवाई न किए जाने के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। बार बार आतंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ सेना का अपमान करती है, पाकिस्तान को अपना भाईजान मानती है, इसलिए कार्रवाई नहीं करती है, और फिर देश में जब कार्रवाई आज हो रही है, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जा रहा है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक नया नॉर्मल स्थापित हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल और सबूत खड़े करके पूछकर बार बार मनोबल को तोड़ने का काम भी करती है। चिदंबरम के बयान के अलावा हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान को लेकर भी भाजपा हमलावर है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में दिए एक भाषण में भारत की नीतियों और लोकतंत्र पर सवाल उठाए, जिसे भाजपा ने भारत विरोधी करार दिया। भाजपा ने कहा कि राहुल देश विरोधी शक्तियों के टूल बनते जा रहे हैं। विदेशी धरती से जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 4 दिन से विदेशी धरती पर हैं एक देश में, और उनका केवल एक ही काम है, वो काम है जो बढ़ता हुआ विकास की तरफ अग्रसर भारत है उसको बदनाम करो। ऐसा पहली बार नहीं है जब विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान से विवाद पैदा हुआ हो। इससे पहले भी विदेश की धरती पर अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी घिरते आए हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के 26/11 मुंबई हमले पर देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े करना भी कांग्रेस को असहज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही है।
आज की हमारी विशेष चर्चा हम करेंगे इसी विषय पर कि 26/11 हमला क्या विदेशी दबाव में थी कांग्रेस। 26/11 हमला विदेशी दबाव में थी कांग्रेस, ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या विदेशी दबाव में थी कांग्रेस 26/11 हमले पर, क्योंकि ऐसा तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम का साफ तौर पर कहना है। तो यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। 26/11 मुंबई हमले की बात होगी, जिसमें ये हम चर्चा करेंगे कि क्या विदेशी दबाव में थी कांग्रेस। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक, जो कि कांग्रेस के नेता है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और उन्हीं के नामारासी विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सीनियर हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। और विजय कौशिक जी, आपके साथ शुरुआत करें तो ये तो बुरी फंसी हुई है कांग्रेस। आपके ही नेता एक एक करके सब पोल पट्टी खोल रहे हैं कि किस तरह से विदेशी दबाव में थी। क्या आपको लगता है कि दो फाड़ हो रही है? कम से कम विचारों में तो कम से कम अब दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं लगातार। देखिए, आप कह रहे हैं दो फाड़ हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि अब कांग्रेस में भी गांधी परिवार एक तरफ है और कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो एक तरफ होते जा रहे हैं। और ये गांधी परिवार को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो देश हित में ज्यादातर फाइलों का अवलोकन सोनिया गांधी जी करती थी और हर महत्वपूर्ण फैसला उनकी सहमति के बाद होता था। उन्होंने जो देश के लिए निर्णय लिए, उसके चलते मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की, पूरा देश जानता है। अब तो यही तो बात वो भी कह रहे हैं, यही बात तो पी चिदंबरम भी कह रहे हैं कि ये निर्णय भी उस दौरान सोनिया गांधी का लिया गया। यही आज की बीजेपी भी कह रही है कि भाई ये जो हमला ना करना और विदेशी दबाव लेना, ये सब तो सोनिया गांधी की वजह से हुआ, अदरवाइज वो तो गृह मंत्री थे, वो कह रहे थे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर अमेरिका जैसे बड़े देश का दखल उस परिस्थिति के अंदर भारत के अंदर था और सोनिया गांधी जी उसको दरकिनार करके कोई बड़ा एक्शन मनमोहन सिंह जी की सरकार के माध्यम से कराती, तो इसका नुकसान किस हद तक देश को हो सकता था, शायद इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही ना करने का निर्णय लिया हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके लिए दोषी तो पी चिदंबरम जैसे लोग हैं कि जो सत्ता में थे, ताकत में थे, जो डिसीजन ले सकते थे, जिन्हें सोनिया गांधी जी के निर्णय या किसी भूमिका की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो देशद्रोही अगर कोई है तो पी चिदंबरम है। वाह, तो आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कम से कम। मैं इस बात के लिए आपको साफगोई से ये बात रखने के लिए बधाई देता हूं कि आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि सोनिया गांधी ने उस दौरान अमेरिका जैसे देश के दबाव में पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई न करने का फैसला किया। और यही इसी तरह के आरोप, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि जिसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसी तरह के आरोप आजकल आपके नेता लगाते हुए वर्तमान सरकार पर घूम रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा पी चिदंबरम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि वो विसिल ब्लोअर है, जिन्होंने कोई बात कही आप उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करना चाहते थे कि सोनिया गांधी ने और उस तत्कालीन सरकार ने कहा नहीं, आप रुक जाइए। देखिए, वो कार्यवाही करना चाहते थे, खुद उन्होंने कहा, यानी कि वो सरकार में उस पद पर थे कि कार्रवाई करने का उनका अधिकार था। लेकिन सोनिया गांधी जी के पास ऐसी कौन सी वीटो पावर थी? ठीक है, चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि सोनिया गांधी के पास क्या वीटो पावर थी। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, सोनिया गांधी के पास। अगर उनकी बात झूठी होती तो पी चिदंबरम को अब तक कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया होता। यानी कि पी चिदंबरम सच बोल रहे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई देशद्रोही है पूरे मामले में तो वो पी चिदंबरम है, सोनिया गांधी नहीं। तो पी चिदंबरम तो सच बोल ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमको हमारे ऊपर दबाव था। जी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मुझे लगता है सवाल आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं की बात को एक्सप्लेन कर दीजिए। निखिल जी, मतलब मैं बहुत इज्जत करूंगा विजय कौशिक जी, कम से कम खुल के बात एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। ये तो मतलब एक सच्चे देशभक्त की बात होनी चाहिए, कम से कम मान तो रहा है वो बात। जी कि और जो आप विजय कौशिक जी की सिर्फ एक ही समस्या है, विजय कौशिक जी कांग्रेस को मानते हैं कि अगर गांधी परिवार जो है वही कांग्रेस पार्टी है जी, और यही वजह है कि कांग्रेस इतनी बार टूटी, क्योंकि कांग्रेसी सब लोग गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी मान लेते। खैर वो दूसरी बात है। बात यह है, बहुत सीरियस बात है कि एक तरफ आप देखिए एक ऐसा अटैक 26/11/2008 का
जिसमें करीब करीब 160 लोग मारे गए, 300-350 से ज्यादा लोग घायल हुए। जब उस समय का गृह मंत्री चाहता था अटैक होना चाहिए, कोई एक कार्रवाई होनी चाहिए, उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे, शिव शंकर मेनन जी चाहते थे, MK नारायणन जो NSA थे वो भी चाहते थे। तो हमारे दोस्त पूछ रहे थे ना कि कौन उनके, सोनिया गांधी के पास क्या पावर थी? उन्होंने प्रधानमंत्री जी ऊपर एक कमेटी बना रखी थी ना, किचन कैबिनेट, जिसके दबाव में प्रधानमंत्री काम करते थे। इसीलिए जब हम कहते हैं ना रोबोट वाले प्रधानमंत्री, इसीलिए कहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो रोबोट भी उन्होंने अमेरिका के हाथ में दे दिया था कि अमेरिका चाहेगा तो भारत अटैक करेगा, अमेरिका चाहेगा तो भारत अटैक नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर होता है तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सवाल उठाते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं, विदेश मंत्रालय पे सवाल उठाते हैं, होम मिनिस्टर पे सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री पे डाउट करते हैं और एक विदेशी प्रेसिडेंट की बात को, झूठ को सच मानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये उसी प्रेसिडेंट, उसी देश के प्रेसिडेंट के रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। समस्या निखिल ये है। और आप अगर इसमें और जाएं तो देखिए कितनी, मालूम है 26/11 में जो पकड़ा गया था आतंकी, उसका नाम अजमल कसाब था। उसके ऊपर, उसके पास आईडी कार्ड किसका मिला था पता है? उसके पास आईडी कार्ड था समीर दिनेश चौधरी जी, समीर दिनेश चौधरी, जिसकी पटकथा कांग्रेस ने पाकिस्तान और के हाथ में एक कठपुतली बन करके हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो गढ़ने की कोशिश की गई थी, उसकी की थी। आप सोचिए, जो आईडी मिले थे उसके ऊपर नाम किसके थे? अरुण, अनुज कुमार, दिनेश कुमार, नरेश वर्मा, रोहित पाटिल, अरुण शर्मा, रघुबीर सिंह। और ये 7 आईडी कहां से इश्यू हुए थे? अरुणोदय डिग्री कॉलेज हैदराबाद से। ये आईडी दे करके अगर अजमल कसाब को तुकाराम आमले नहीं पकड़ते तो ये पूरी तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पका करके देश के सामने रखते और हिंदू आतंकवाद को सही प्रूफ करते। जिनके आरोपी अभी 31 जुलाई 2005 को बरी किए गए, उनको हमारी सरकार ने वापस रीइंस्टेट किया, उनको सारे पद दिए गए। मैं पुरोहित जी की बात कर रहा हूं जी। सोचिए, एक देशभक्त आर्मी ऑफिसर को केवल इसलिए फ्रेम किया कि क्योंकि इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती रहे, हिंदुओं को आतंकी प्रूफ करने की कोशिश कर। ये मामला बहुत सीरियस है और पूरे देश को इसको ध्यान से सुनना चाहिए। अब उन्हीं की पार्टी के लोग, मनीष तिवारी हुए, चिदम्बरम हुए, मेनन हुए, ये सारे लोग किताब लिख लिख करके अपनी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। इवन बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर ने भी किताब लिखी और उसमें इस बात को एक्सपोज किया। तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि देश विरोध तो ना करे जी, देश की पार्टी और उनके राहुल गांधी विदेश में जाकर के जिसके एलओपी हैं, जिस लोकतंत्र में वो एलओपी हैं, उस लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसमें तो पूरे विपक्ष और इंडी गठबंधन को अपने एलओपी को बदल देना चाहिए। ये बात सारे विपक्षियों को सोचनी है कि क्या एलओपी ऐसा हो सकता है जो उसी लोकतंत्र का की जनक हो एलओपी, जिस और उसी लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा है। ये सोचने की बात सारे इंडी गठबंधन की है। और कांग्रेस तो खैर सोचेगी नहीं, जो रोबोट से चलती हो, जो किचन कैबिनेट से चलती हो, जो केवल गांधी परिवार के ये कहें कि डोर स्टेप है। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का डोर स्टेप है। ठीक है सर। मैं विजय त्रिवेदी जी, एक मुहावरा आपने सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट आए। ये कांग्रेस की स्थिति है। जब वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर अमेरिका का, ट्रंप का कितना दबाव रहा, कांग्रेस इसको लगातार सामने लेकर आती रही, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। और अब ये जो नए खुलासे हो रहे हैं और उन्हीं के लोग जो ये बता रहे हैं, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री और इतने बड़े नेता पी चिदम्बरम जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये अपराध या बल्कि पाप की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? कांग्रेस ने जो किया उस समय भी किया, लेकिन अगर खुलासा आज हो रहा है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। निखिल जी, आपने बिल्कुल ठीक तरह से इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि आपके प्रोग्राम की चिंता जो है कांग्रेस की मुसीबत है, ये देश की मुसीबत। बिल्कुल ठीक है, असल में इसका एक राजनीतिक पहलू है, इसलिए इसको कांग्रेस की मुसीबत कहा गया जी। नहीं, वो समझ गया मैं, आपकी चिंता समझ रहा हूँ जी। लेकिन चिंता कांग्रेस की मुसीबत नहीं है, चिंता है कि राष्ट्र को मुसीबत में कैसे आप डालते हैं। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं और उस पर विजय जी जो बात कह रहे हैं, मुझे चिंता कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस मजबूत हो, कमजोर हो, कांग्रेस के 2 फाड़ हो, ये मेरी चिंता का विषय नहीं। देश सुरक्षित रहा कि नहीं रहा,
देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ने के वक्त क्या फैसला किया गया। और होम मिनिस्टर, अब वो तो होम मिनिस्टर है ना, कांग्रेस ये कह सकती थी यदि चिदम्बरम साहब नहीं होते तो कहते कि कोई भी कोई बात कर रहा है, होम मिनिस्टर की बात को इस तरह से तो काट नहीं सकते, इसलिए वो फंसे हुए हैं। लेकिन ये मुद्दा गंभीर है और जिस पर बार बार चर्चा होती है, फिर वही वाली बात हो गई कि वो क्या कहे, सूप कहे छलनी कहे सूप से कि तुझमें सो छेद, वो वाली बात है कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि किस तरह से। और 26/11 को लेकर बहुत चर्चा हुई है कि कांग्रेस का रवैया क्या रहा था, क्या बात हुई थी। जब ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई और कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने काम नहीं किया, तो ऑपरेशन सिंदूर को तो बात छोड़िए, 26/11 पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये होम मिनिस्टर बता रहे हैं उस समय के, ठीक है। और ये उसके बाद भी जब वो कह रहे हैं जी, उसके बाद भी सरकार ने फैसला नहीं किया। और जैसे विजय जी ने तो कहा, ये खुद ने कहा, अब इसके बाद क्या चाहते हैं कि वो सोनिया जी फैसला करती थी, सोनिया जी फैसला करती थी, ये तो खुद वो कह रहे हैं। इसमें हमारे लिए और आपके लिए या कौशल जी के लिए मेरे ख्याल से कोई बात नहीं बची। जी। क्या कांग्रेस में कांग्रेस को नेतृत्व को संकट में डालने की बात है? ये बहुत समय बाद बहुत सारी बातें जो खुलकर आ रही हैं, वो उस हिस्से को, उस बात को बता रही है बार बार कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो उस समय था, उसने राष्ट्र की चिंता पर ध्यान नहीं दिया। मैं उसको बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम ध्यान नहीं दिया गया। और जो होम मिनिस्टर भी कह रहा हो, उसकी बात को भी नजरअंदाज किया जाए। सरकार में होम मिनिस्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और राष्ट्र, इसलिए मैंने कहा कि मेरी केवल इतनी सी चिंता है कि कांग्रेस की मुसीबत, आप पॉलिटिकल, आपका प्रोग्राम ठीक है पॉलिटिकल हिसाब से, लेकिन मेरी चिंता कांग्रेस की मुसीबत नहीं, राष्ट्र की मुसीबत। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे भी सहमत हूं। इस देश का कोई भी प्रबुद्ध, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं विजय जी, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक और विशेष तौर पर पत्रकार इस बात को लेकर चिंतित होगा कि इस दौर में किस तरह की सियासत थी जिसमें राष्ट्र को ही, जो उसके ऊपर इतना बड़ा खतरा था, उस पर ही जिसको कहना चाहिए कि आपने एक बीच का रास्ता अख्तियार कर लिया और कह दिया कि ठीक है, चुप रहते हैं क्योंकि अमेरिका कह रहा है। विजय जी, ये बहुत सवाल है, विजय कौशिक जी से मैं सवाल कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? आपको लगता है कि आपके जो नेता हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, इस पर कम से कम रिव्यू करना चाहिए, और इस तरह के जो अनर्गल बयान अब वो ऑपरेशन सिंदूर पर दे रहे हैं, उस पर देने के बजाय पहले ये वाला मामला सॉल्व कर रहे हैं? देखिए, माफी मांगने वाली इस मुद्दे पर बात नहीं है। हम भाजपा को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने कोई देश के खिलाफ काम किया है तो हमारे खिलाफ जांच करके उसे देश के सामने लाए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अमेरिका ने इस मामले में जांच में हमें पूरा सहयोग किया। इसमें जो मिस्टर हेडली था, उसको प्रत्यर्पण जो है अमेरिका के थ्रू हमने किया है। तो ये सब कांग्रेस सरकार को आपने कराए। चलिए, अभी विजय इस पे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बताएंगे विजय की हेडली को कौन लेकर आया। उस समय जरूरी ये था कि देश को बचाए रखा जाए। अगर कहीं पाकिस्तान को जवाब देने के चक्कर में देश के ऊपर अमेरिकी हमला हो जाता तो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी देश को किस मुंह से जवाब देते उस पर? ठीक है, अब आप इस तरह का जवाब ले लेते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, इस तर्क का कि अगर अमेरिकी हमला हो जाता पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में, अब इस तर्क पर मैं क्या ही कहूं, आप ही जवाब दीजिए कुछ। निखिल जी, तर्क का जवाब हो सकता, कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के साथ धोखा किया, देश को छला। और जैसा इन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेरिका हमला कर देता तो क्या लड़ते नहीं? क्या देश लड़ने के लिए बना हुआ है ना? इतने 140 करोड़ की आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और डर के मारे अमेरिका के हाथों में अपना देश गिरवी थोड़ी रख देंगे। और अमेरिका के विदेश मंत्री के कहने पर आप अपने देश के होम मिनिस्टर को कपड़े बदलने के नाम पे बदल दिया गया था, याद है ना? कपड़ा बदलने के नाम पे मेरे ख्याल से उस समय शिवराज, क्या नाम था उनका? शिवराज पाटिल जी, कपड़ा बदलने के नाम पे बदल दिया गया था, अमेरिका के दबाव में बदला गया था। सोचिए, मतलब देश को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस कितना नीचे स्तर गिर चुकी है। उसके लिए सत्ता सर्वप्रथम है, राष्ट्र उसके लिए सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की पॉलिसी है। और मैं विजय जी से बिल्कुल सहमत हूं। विजय जी, ये प्रोग्राम कांग्रेस की आफत नहीं, ये देश की आफत कांग्रेस है। देश की आफत कांग्रेस है, और बिल्कुल इस प्रोग्राम का नाम यही होना चाहिए, देश की। मेरे पास बहुत समय कम है। विजय त्रिवेदी जी से चाहूंगा आखिरी कमेंट्स। आपको लगता है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने ये सारी बातें जिस तरह से सामने आई? बिल्कुल, कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है तो गलत हुआ है, उसको माफी मांगनी, इसमें सवाल जैसा भी नहीं है निखिल।
और मैं तो इस पर हैरान हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं आई ये प्रोग्राम में क्या बहस हो रही है कि विजय जी कह रहे हैं कि अमेरिका का हमला हो जाता तो ये किस देश की जुबान है? तो आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद सुनने में भी खराब लग रहा है कि मुझे सच बताऊं कि सुनने में विजय कौशिक जी सुनने में भी खराब लग रहा है, बिल्कुल इस पर बहस करने में अजीब लग रहा है। और फिर आप अपने होम मिनिस्टर को देशद्रोही कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि अमेरिका हमला कर देता। ये किस देश की जुबान है? मेरे ख्याल से भारत की जुबान तो ये नहीं है। जी भारत में किसी भारतीय की जुबान भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कौशल कांत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 10-15 सेकंड में कह दीजिए। 10 सेकंड यही है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कह रही थी सरेंडर किसने किया ये सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, सरेंडर के होम मिनिस्टर कह रहे हैं सरेंडर किसने किया? सरेंडर सोनिया गांधी ने किया था, सरेंडर मनमोहन सिंह ने किया था, सरेंडर इस देश को इन दोनों ने करवाया था केवल अपने देश की राजनीति बचाने के लिए, अपनी पार्टी की राजनीति बचाने के लिए। ठीक, विजय कौशिक जी आपने अपनी बात कह दी है, अब उसमें कुछ कहने को बच नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कौशन काल मिश्रा जी आपका भी, और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। ब्रेक के बाद देखिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे तू तो कह रहा था कि नया ट्रैक्टर अगले साल लूंगा, कोई खजाना हाथ लगाए क्या? हाँ, 40,000 का। मतलब? इस GST बचत उत्सव में मुझे इस ट्रैक्टर पे हुई पूरे 40,000 की बचत, यानी टाइम और पैसा कम, मुनाफे में हम। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने वाला है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां अपने जोरों पर हैं। और उसका जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और SS संधू पटना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहले दिन आयोग से मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्वाचन की प्रशासनिक और विधि व्यवस्था संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि उन्होंने पार्टी की तरफ से सुझाव रखा है कि एक चरण में पूरे बिहार में मतदान कराया जाए। साथ ही बुर्का पहने महिलाओं की पहचान महिला अधिकारियों से फोटो मिलान के जरिए सुनिश्चित करने की बात भी रखी। उन्होंने कहा कि दलित बहुल इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और अधिसूचना जारी होने के 28 दिनों के भीतर मतदान कराने की मांग भी की। बैठक में JDU की तरफ से सांसद संजय झा भी शामिल हुए। जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है 2 फेज तक में करवा लिया जाए। हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में 1 फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। एक
दूसरा हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। चुनाव आयोग के सामने आरजेडी ने संवेदनशील बूथों की सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करवाने और फॉर्म 17 की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की, जबकि भाकपा माले नेता कुमार परवेज ने दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के मतदाताओं के लिए चलंत मतदान केंद्र की व्यवस्था की मांग उठाई और 2 चरणों में चुनाव की वकालत की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों और सुझावों को चुनाव आयोग के सामने रखा। अब देखना होगा कि आयोग किन प्रस्तावों पर अमल करता है और चुनावी रूपरेखा किस तरह से तय होती है। मधुरेश नारायण, डीडी न्यूज, पटना। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बिना दावे वाली संपत्तियों का चलेगा पता। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश के हर नागरिक की बचत अब और सुरक्षित हाथों में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गांधीनगर में आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम का एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। और इसका मकसद है बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश संस्थानों में पड़ी अनक्लेम्ड राशि को सही हकदार तक पहुंचाना। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि भले ही किसी के पास पुराने रिकॉर्ड ना हो, सिर्फ एक सूचना पर ही जांच की जाएगी और उसकी राशि उसके उत्तराधिकारियों को या फिर नामांकित व्यक्ति को ही दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक अपनी मेहनत की कमाई का पूरा अधिकार पा सके और कोई भी बचत अनक्लेम्ड न रह जाए। अब जानकारी की कमी या पुराने रिकॉर्ड के कारण अनक्लेम्ड रह गई राशि आसानी से खोजी जा सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में बैंकों के पास रहने वाली अनक्लेम्ड पूंजी के अधिग्रहण के लिए 3 माह के राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बीमा क्लेम, बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को प्राप्त करने में मदद करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक की पूंजी सुरक्षित है। The rightful owners and claimants of those funds and hand the money over to them. It is their money. The RBI has created the Udgam portal. So it is moving from one unclaimed area to another area which is holding this unclaimed deposit and remains there passively. But actually the true claimant is not able to lay his hand on his portion of that unclaimed money. वित्त मंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति का पैसा फंसा है, यदि उसके पास रिकॉर्ड नहीं भी हैं, तब भी उसकी सिर्फ एक सूचना पर ही रिकॉर्ड्स की खोजबीन होगी और उत्तराधिकारियों और नामितों को पैसा दिया जाएगा। Everyone is going to get their money back. Just a little effort for you to approach saying, I have a problem, I don't have complete set of documents, मेरे पास इतना ही कागज है, निकालो मेरे अकाउंट जहां भी हो, हम ढूंढ कर निकाल कर आपको देंगे। ये हमारे आश्वासन है, हमारे कर्तव्य है और हम इसका वायदा ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को दे रखे हैं। इसीलिए
गुजरात से आज मंगल शुरुआत हो रही है इस कैंपेन का। दरअसल बीमा पॉलिसी के दावे, बैंक जमा, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय सहित बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियां अक्सर जागरूकता की कमी या पुराने खाता विवरण के कारण बिना दावे के ही रह जाती हैं। इस अभियान के दौरान नागरिकों को अपनी बिना दावे वाली संपत्तियों का पता लगाने, रिकॉर्ड अपडेट करने और दावा प्रक्रिया पूरी करने के बारे में तत्काल मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डिजिटल उपकरण और इसके चरण दर चरण प्रदर्शन भी दिखाए जाएंगे। भारत सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिकों द्वारा बचाए गए प्रत्येक रुपए का दावा वे स्वयं या उनके कानूनी उत्तराधिकारी और नामांकित व्यक्ति कर सकें। यह अभियान लोगों को इसमें प्रमुखता से भाग लेने, जागरूकता फैलाने और हर घर में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये नागरिकों को उनके सही धन का पता लगाने और दावा करने के तरीके के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। इसमें संबंधित फंड नियामकों द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं, SOP और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों यानी FAQ से मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगर अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में शांति योजना के कुछ प्रावधानों पर सहमति जताई है। ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान में तुरंत युद्ध विराम, इजरायली बलों की वापसी, 72 घंटे में बंधकों की रिहाई, कैदियों का आदान प्रदान और गाजा को आतंकवाद मुक्त करने जैसे प्रमुख बिंदु शामिल हैं। हमास ने घोषणा की है कि वो जीवित और मृत सभी कैदियों की रिहाई और गाजा के प्रशासन के संबंध में वार्ता करेगा। हालांकि हमास ने तुरंत हथियार डालने से इनकार किया है और कहा है कि वो हथियार नई फिलिस्तीनी सरकार को सौंपेगा। और खबर क्रिकेट के मैदान से, टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 1 पारी और 140 रन से हरा दिया है। भारत ने इसी के साथ 2 मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। महज 2.5 दिन में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया। टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम 288 रन से पीछे थी अपनी दूसरी पारी में और पीछे होती नजर आई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रविंद्र जडेजा का रहा। जडेजा ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए। वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में महज 146 रन पर सिमट गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाएगा। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आपको छोड़े जाएंगे देश दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए फटाफट अंदाज में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली दौरे पर आए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान संगठनात्मक मामलों, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और भविष्य की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर की विदेश और व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री गण सीओ हुआंग के साथ भारत सिंगापुर @60 विचार और नवाचार के लिए साझेदारी व्यापारिक सत्र को संबोधित किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे व्यवसायों के बीच बेहतर सहयोग और दोनों देशों के बीच कारोबार के अवसरों पर चर्चा हुई। बरेली हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा के साथियों सहित रिश्तेदारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मौलाना के गुर्गे नफीस की गिरफ्तारी के बाद उसके रजा पैलेस नाम के बारात घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा पर बरेली के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने और इसे संभल जैसी स्थिति में धकेलने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को शहर के भाईचारे के लिए खतरा बताते हुए प्रशासन से भी ऐसे बाहरी तत्वों पर कड़ी नजर रखने की अपील की है। श्री गुरु गोबिंद सिंह और माता साहिब कौर की पवित्र चरण पादुकाएं जोड़े साहिब अब उनके जन्म स्थान तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा को सौंपी जाएंगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में घोषणा की।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले।